हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 170। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 170 है। इस पे बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोषण या न्यूट्रिशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट आपके लिए नए होंगे, उन्हें भी समझेंगे। कई फैक्ट यहाँ पर डिफरेंट लिए गए हैं, उन्हें उनके बारे में जानेंगे क्या है। और कुछ चीज़ें आपकी रिविजन्स के लिए रखे गए हैं, कुछ क्वेश्चन उन्हें भी समझेंगे। ओके, वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये ऑल स्टेट के नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि ऑल स्टेट के सीएचओ, ऑल स्टेट के एएनएम जेएनएम एग्जाम्स, स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, सभी के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। ओके, एमपीपीबी, वेपएम्स, एमपीएनएचएम, यूपीएनएचएम, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा स्टाफ नर्स, तेलंगाना, आसाम, आंध्र प्रदेश, सभी के लिए समान रूप से आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, ईएसआईसी, एमपीएचडब्ल्यू, बीएफयूएचएस, सीआरपीएफ, एम्स, पीजीआई। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है, किस विटामिन की कमी के कारण जीभ पर छाले पड़ जाते हैं? विच विटामिन डिफिशियंसी काजेज ब्लिस्टर्स ऑन दी टंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपने आंसर जरूर आप बताया करें। जब भी आपको मौका मिलता है टेस्ट सॉल्व करने का, और जब भी आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने आंसर बताएं, तो बेहिचक आप अपने आंसर बताया करें। ठीक है, आप हेजिटेट न किया करें, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब भी आप अपने आंसर बताते हैं। ठीक है, तो विदाउट हेजिटेशन आप अपने आंसर जरूर बताया करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी, किस विटामिन की कमी के कारण जीभ पर या टंग पर क्या होते हैं? छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी के कारण ऐसा होता है। किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन बी की कमी के कारण। बाय द वे, विटामिन बी कम्प्लेक्स की वजह से ऐसा होता है। बाय द वे, किसकी वजह से होता है? विटामिन बी कम्प्लेक्स की वजह से ऐसा होता है। मान लो कि आपके एग्जाम्स में विटामिन बी कम्प्लेक्स को डिफाइन किया गया, ऐसे किया गया कि विटामिन बी वन की कमी के कारण ऐसा होता है, या बी टू की कमी के कारण ऐसा होता है, या बी सिक्स की कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है, या बी ट्वेल्व की कमी के कारण ऐसा होता है। तब आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ना, कि जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, वो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण ऐसा होता है। किसकी कमी के कारण? मोस्टली जो मोस्ट, वैसे तो सभी विटामिन जो बी के सारे रूप होते हैं ना, वो सभी हेल्पफुल होते हैं, या छाले ना पड़े, या यूँ समझे कि विटामिन बी जो कम्प्लेक्स होता है उसमें बी वन बी टू ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन सभी जो बी वन के सारे टाइप्स हैं ना, इनका सभी का प्रभाव पड़ता है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं या कमी हो जाती है। लेकिन जब आपसे मुख्यतः पूछ लिया जाए, मेनली या मुख्यतः रूप से आंसर पूछ लिया जाए डिफाइन करके, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी टू, विटामिन बी ट्वेल्व, तब आपका आंसर जो होगा विटामिन बी ट्वेल्व होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है विटामिन बी ट्वेल्व होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बी कम्प्लेक्स भी लिखा हुआ है और बी ट्वेल्व भी लिखा हुआ है। जब भी आपसे डिफाइन कर दिया जाए सेपरेट रूप से, या सेपरेटली आपसे आंसर पूछ लिया जाए, तब आप विटामिन बी ट्वेल्व बताएंगे। वरना आपसे ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, और पूछा भी गया है, विटामिन बी की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, या यूँ कहे विटामिन बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स का मतलब होता है इसमें बी वन बी टू ये सारे विटामिन आ जाते हैं, लेकिन जब मेनली बात करेंगे तो विटामिन बी ट्वेल्व कहेंगे। ओके, इसकी वजह से ज़्यादातर ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़े फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन बी नाइन की कमी से कौन सा एनीमिया हो सकता है? विच एनीमिया कैन बी काज्ड बाय विटामिन बी नाइन डिफिशियंसी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है मुख्यतः विटामिन बी नाइन विटामिन बी नाइन की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, विटामिन बी नाइन की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स में से थोड़ा इन्हें समझ लें पॉइंट्स को, फिर इसके बाद बात करते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया गया जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ये किसकी कमी के कारण होता है, तो जब भी विटामिन बी नाइन और बी ट्वेल्व दोनों दिए हों, ठीक है, तब आपका आंसर विटामिन बी नाइन होगा। ठीक है, विटामिन बी नाइन होगा। मान लो कि विटामिन बी नाइन नहीं दिया गया, तब आपका 100% आंसर विटामिन बी ट्वेल्व सही होगा। ठीक है, क्या होगा? विटामिन बी ट्वेल्व सही होगा। वैसे तो जो विटामिन बी ट्वेल्व होता है, इसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या? पर्नीशियस एनीमिया। लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ है, डिफाइन किया गया है, जो पर्नीशियस एनीमिया है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, इसको कहीं कहीं पर विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से ही माना गया है। विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से ही ऐसा माना गया है। लेकिन जब भी
भी आपसे सेपरेटली पूछा जाए और ये दोनों ऑप्शन में हो तो मेगलोब्लास्टिक के लिए आप B9 आंसर मार्क करेंगे। और पर्नीशियस इनीमिया के बारे में मैंने कई बार बताया, पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है एनएचएम में। पर्नीशियस इनीमिया किसकी कमी के कारण हो जाता है, किस विटामिन की कमी के कारण, तो B12 की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। मान लो कि B9 नहीं दिया गया तो फॉलिक एसिड मिलेगा या फोलासिन मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इनके केमिकल नेम है, ठीक है, इनके ये केमिकल नेम है। मानो कि ये भी नहीं दिखा, ये क्या नाम, फॉलिक एसिड या B9 नहीं लिखा, तो मेगलोब्लास्टिक के लिए और पर्नीशियस एनीमिया दोनों के लिए आंसर B12 मार्क करेंगे। तो इसलिए आपको जो लिखना चाहिए आंसर ऐसे लिख लें आप, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इजिकल टू B9 और विटामिन, और फिर लिखना पर्नीशियस एनीमिया इजिकल टू B12, और इसके इन दोनों के इजिकल टू में B9 B12 दोनों एंड लगा के लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये कई जगह क्या है, इनके बारे में भी डिफाइन किया गया है कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी के कारण ऐसा होता है। लेकिन इन दोनों में से किसी की कमी के कारण ये हो सकता है, ठीक है, पर्नीशियस भी हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों विटामिन में ज़्यादा डिफरेंट नहीं बताया गया, ठीक है, इन दोनों की कमी के कारण ऐसा बताया गया। लेकिन जब भी एग्जाम्स में मिलेगा तो आपको एक ही मिलेगा, जब अलग अलग मिलेगा तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर मेगलोब्लास्टिक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे B9, पर्नीशियस पूछा जाएगा तो B12 बताएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे जो बात मैं बताना चाहता था, ठीक है। बाकी दोनों की कमी के कारण ये एनीमिया हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक भी, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, दोनों की कमी के कारण, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी के कारण ऐसा हो सकता है या होता भी है, ठीक है। जब ये सेपरेट पूछा जाएगा तो बता दिया मैंने। ओके, इस हिसाब के आपको एग्जाम्स में आंसर क्लिक करना चाहिए अपना, जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें आप, फिर आंसर बताएं। शरीर में प्रोटीन की मात्रा मापने के लिए किसका स्तर जांचना आवश्यक है? विच लेवल इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इन द बॉडी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आप सिलेक्ट करें इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रोटीन का स्तर जब भी बॉडी में चेक किया जाता है तो नाइट्रोजन की मात्रा का पता लगाया जाता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन की मात्रा बॉडी में कितनी है। ओके, एक मैं आपको साधारण से एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। आप कभी भी जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, इनमें जो फसल्स होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई भी फसल से बोई जाती है, गेहूं, चावल की, या और भी कई फसल्स होती है, आपने देखा होगा इसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? नाइट्रोजन। आपको ऐसे बताया जाता है कि नाइट्रोजन खाद डाली गई है। क्या? नाइट्रोजन खाद डाली गई है या नाइट्रोजन इस पर डाला गया है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन डाली जाती है ना, तो नाइट्रोजन पौधों के लिए एक रूप से क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार से प्रोटीन होता है। कई सारे नाइट्रोजन मिलकर ही प्रोटीन बनते हैं, या यूं कहो कि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जिस खेत में डाला जाता है तो उसके खेत के जो प्लांट होते हैं, क्या उसके खेत के जो प्लांट होंगे वो क्या होते हैं, बहुत हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। और ये पौधों की ग्रोथ के लिए ऐसा किया जाता है, पौधों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जाता है। आपको पता होगा बच्चों को जो प्रोटीन दी जाती है, या जो भी यंगर एल्डर जो भी लेते हैं, जो व्यक्ति प्रोटीन लेते हैं, हम भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं, तो वो इसीलिए ज़्यादातर प्रोटीन का जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका जो बॉडी डेवलपमेंट है या ग्रोथिंग है वो अच्छा हो सके, और उनका जो बॉडी अच्छे से जल्दी जल्दी ग्रोथ कर सके, ठीक है। इसीलिए जो प्लांट होते हैं इनमें खाद डाली जाती है नाइट्रोजन के रूप में। जो पौधों में नाइट्रोजन डाली जाती है, नाइट्रोजन का मतलब होता है कि उनको प्रोटीन दी गई है। क्या? उनको प्रोटीन दी गई है, ठीक है। नाइट्रोजन इज अ टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, या यूं कहो कि जो प्रोटीन होता है ये नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। ओके, साफ साफ बातों में आप इतना ही ध्यान रखिए, जो नाइट्रोजन होता है, जो प्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं या प्रोटीन जो बनता है, उसमें जो अहम रोल होता है वो नाइट्रोजन का होता है। ओके, और खेतों के लिए, खेतों की वृद्धि के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें, ताकि अच्छा अनाज पैदा हो और पेड़ पौधे ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, इसके लिए भी नाइट्रोजन डाला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये ग्रोविंग का काम करता है नाइट्रोजन या प्रोटीन। ओके, क्योंकि बात दोनों सेम ही है। ओके, उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, फिर आंसर बताए। क्वेश्चन नंबर 4, बायोटीन क्या है? व्हाट इज बायोटीन? यहाँ पर जैसा ऑप्शन दिए गए इसी में से आपसे सिलेक्ट करना है राइट आंसर क्या है। बायोटीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन है। क्या है? विटामिन। बायोटीन एक प्रकार का क्या है? विटामिन है। कौन सा विटामिन है? विटामिन B7 है। कौन सा? विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। आपको पता होगा जो बाल झड़ जाते हैं, हेयर लॉसेस होते हैं, क्या हेयर लॉसेस होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं लोगों के, तो ये किस कमी के कारण होता है? विटामिन B7 की कमी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि इसी को बायोटीन कहा जाता है। ओके, ये विटामिन है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए वो सारे गलत हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 5 पढ़े, फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भाग कहाँ एकत्रित होता है। वेयर डज मोस्ट ऑफ द कैल्शियम एक्यूमुलेट इन बॉडी। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि स्टोर कहाँ होता है। स्टोरिंग मतलब होता है एमाउस करना या कलेक्ट करना या स्टोरिंग, ठीक है, ये मतलब होता है। इसके सिनोनिम्स बताया आपको मैंने। तो क्या शरीर में कैल्शियम का जो सर्वाधिक भाग एकत्रित होता है वो कहाँ होता है। जैसा कि ऑप्शन दिए गए इन्हीं में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है, राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या? ऑप्शन डी, बोन। बोन में जो कैल्शियम होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होता है या स्टोर होता है या एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर ऑप्शन जो बी मेंशन है ना, तीथ या तूथ या तीत, अपने हिसाब से समझ लेना। तीत इसका प्लुरल फॉर्म है, मतलब दांतों में, और तूत मतलब होता है दांत, ठीक है। तो हमेशा पुलर के लिए बात करेंगे, ज़्यादातर पुलर्स यूज करके बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा एकत्रित होती है वो दोनों में एकत्रित होती है। किसमें? हड्डियों में, मतलब बोन में, और तीथ दोनों में ये एकत्रित होती है। इनका जो पार्ट होता है 99% जो कैल्शियम होती है, 99% जो भी आप कैल्शियम इनटेक करते हैं या लेते हैं खाते हैं, ठीक है, तो उसमें 99% जो कैल्शियम एक्यूमुलेट होगी या स्टोर होती है वो दांतों और बोन में होती है, ठीक है, दांत और बोन में होती है। 1% जो कैल्शियम होती है वो ब्लड सेल्स, मसल्स, इनमें एकत्रित हो जाती है या स्टोर हो जाती है। 1%, 99% दांत और बोन्स पे एकत्रित हो जाती है। आप सोच रहे होंगे मैंने दांत आंसर क्यों नहीं मार्क किया, मैंने दांत जो तीत है ऑप्शन बी क्यों नहीं मार्क किया। मैंने इसलिए मार्क नहीं किया, जो दांतों की संख्या होती है ना आपके जो फेस पे, जो आपके माउथ पे दांतों की संख्या होती है ना, ये टोटल 32 होती है। एक एडल्ट में कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है, 32 दांत होते हैं। और जो 32 दांत हैं तो ये कोई ज़्यादा नंबर्स नहीं है, ये कोई ज़्यादा नंबर्स नहीं है, क्वांटिटी भी इनकी कम है, ठीक है। जो बोन्स होती है बॉडी में, ये आपकी पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका पता होगा, ये ढांचा जो बना है आपका पूरा, ये बोन्स से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? बोन से, हड्डियों से मिलके बना है ये पूरा ढांचा, ठीक है, बोन्स। तो इसलिए जो क्वांटिटी के हिसाब से बात करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कैल्शियम एकत्र होगी ना, और ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी तो बोन को पड़ेगी ना, हड्डियों को पड़ेगी ना, अस्थि को, ठीक है। दांतों के लिए तो ठीक है, दांतों को भी इसकी कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दांत तो केवल माउथ भर में पाए जाते हैं ना, इसलिए क्वांटिटी के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर एकत्रित होता है, तो सबसे ज्यादा एकत्रित होता है अस्थियों में, दांतों में। क्योंकि जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है ना, ये कंकाल जो बना होता है मानव का पूरा कंकाल, ये पूरा किसके बना होता है? ये अस्थियों से या बोन से मिलके बना होता है, इसलिए बोन राइट आंसर होगा, ठीक है। बाय द वे, मान लो कि आपको एग्जाम्स में दोनों मिल जाए, क्या? तीत, बोन दोनों मिल जाए, और आंसर में ऑप्शन में आपको बोथ मिल जाए, क्या? बोथ मिल जाए या दोनों मिल जाए, तब आपका आंसर बोथ वाला सही होगा। क्योंकि दांतों और हड्डियों या अस्थियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, ठीक है। दांतों और अस्थियों और या हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरत होगी, तब इसलिए इसी में सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर होगा। लेकिन जब इस तरह ऑप्शन हो, जैसा कि मैंने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया है, तब आप आंसर हमेशा बोन मार्क करेंगे। क्योंकि जो दांतों की संख्या होती है 28 होती है, और ये केवल माउथ में पाए जाते हैं आपके। ये माउथ में केवल 32 दांत, किसी के 28, 30, 32 ऐसे ही दांत पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है ना, आपको पता होगा कि पूरा बॉडी कंकाल से मिलकर बना होता है, मतलब हड्डियों से मिलकर बना होता है, इसलिए इनका नंबर या क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो कि समझ गए होंगे हमारी बात, जो कहना चाहते थे हम समझ गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वही बात मेंशन है जो मैंने बताई आपको नोट पर। 99% कैल्शियम स्टोर इन बोन्स एंड टीथ, ठीक है, लेकिन ये कम मात्रा में होते हैं, थोड़े से होते हैं। और इनका क्वांटिटी मतलब इनका नंबर्स भी ज़्यादा होता है, नंबर्स के हिसाब से भी बोन ज़्यादा होती हैं, और मात्रा के हिसाब से मतलब वजन के हिसाब से या साइज के हिसाब से भी ये ज़्यादा होती है। इसलिए जो ज़्यादा चीज़ होगी वो इसी में स्टोर होगी ना, कैल्शियम की, बोन्स पे। और ज़रूरत, लेकिन दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। 1% जो कैल्शियम होती है वो स्टोर होती है ब्लड में, मसल्स में, सेल्स में, ओके, और भी फ्लूइड वगैरह में हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़े फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। सोडियम का जो सिंबल होता है केमिकल्स में Na होता है, क्या? Na होता है, और ये प्लस में होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, एम्स में पूछा गया था, जो सोडियम होता है ये ऋणायन होता है कि धनायन होता है कि दोनों होता है, ठीक है। तो ये धनायन होता है, हिंदी में ध्यान रखिए, धनायन। और इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस पर क्या होता है? प्लस चार्ज लगता है। क्या लगता है? प्लस चार्ज लगता है। क्यों लगता है अब बता दे थोड़ा सा। यहाँ पर जो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 11 होता है, ठीक है। जब इसका
जब इसकी क्लास में इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं ना 281 के हिसाब से रखे जाते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, त्याग देता है। तो त्याग देता है मतलब दे देता है, देना देता वही है जो धनी व्यक्ति होगा या धनायन होता है, ठीक है, देता वही है जो धनी व्यक्ति होता है। इसलिए प्लस का सिंबल Na पे लग जाता है, Na मतलब होता है सोडियम, ठीक है, Na पे लग जाता है। इसलिए टोटल जो इसमें एटॉमिक नंबर होते हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, ठीक है। तो इनको जो रखने का क्रम है बताएंगे कभी किसी दिन इनके बारे में भी दूसरे चैनल्स पे कि केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 8 1, ओके। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया है NaCl, तो सोडियम ये Cl के साथ ही क्यों अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, तो इसके लिए 2 8 7 की जरूरत पड़ती है। कितने, 2 8 7। तो इसको अपनी क्लास फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। कितनी, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम से मिल जाता है। किससे, सोडियम से मिल जाता है, Na, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देता है। तो जो Na होता है, Na और Cl माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस माइनस हो जाएगा, आपको पता है प्लस माइनस से हर चीज़ चलती है, ठीक है। तो इसीलिए मिलकर बन जाता है NaCl। तो इस प्रकार ये नमक का निर्माण हो जाता है, किसका, साल्ट का निर्माण हो जाता है, ओके। आप समझ गए होंगे आप, इसी प्रकार से साल्ट बनता है, ओके। हो सकता था ये किसी और से क्रिया कर लेता, लेकिन इसको जरूरत केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की थी। कभी समझाएंगे, केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे आपको अच्छे से आ जाएगा ये सभी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े आप। एक समान व्यक्ति को प्रतिदिन जो सोडियम की जरूरत होती है वो लगभग में कितनी होती है, लेस देन, ये लिखा है 5 ग्राम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लेस देन 5 ग्राम के आसपास इसको जरूरत पड़ती है। इससे कम ही लेना है, WHO रिकमेंडेड करता है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है आपको। जो WHO रिकमेंडेड करता है ना, जो WHO बताता है कि आपको लेस देन 5 ग्राम से कम ही आपको हमेशा लेना है, 5 ग्राम से कम ही लेना है। और जो 1 टीस्पून होता है, WHO कहता है जो एक नॉर्मल पर्सन को ज़रूरत होती है, एक नॉर्मल पर्सन को ज़रूरत होती है सोडियम की, वो तो लगभग ज़रूरत होती है 1 TSP। कितना, 1 TSP मतलब 1 जो टीस्पून होता है इसकी ज़रूरत होती है। ये लगभग 4 या 5 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है, इतनी ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको mg में बात करेंगे तो एक जो टीस्पून होता है ये 2300 mg के आसपास होता है, मतलब 2300 मिलीग्राम के आसपास ज़रूरत होती है। अगर इसको हम उस पर चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, 2.3 ग्राम आ जाएगा, लगभग 2.5 ग्राम के आसपास, 2.5 से 3 ग्राम, मतलब 2 से 3 ग्राम या 4 ग्राम के आसपास ही। इसीलिए कहा गया है ऑप्शन से 5 लेस देन 5 ग्राम, 5 ग्राम से कमी की ज़रूरत होती है, कम ही लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लेने से आपको पता है इसकी कई हानियाँ होती हैं, ब्लड BP हाई हो जाता है और हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में कई डिसीजेज या कई प्रॉब्लम्स आती है। WHO इसको रिकमेंड करता है। आज की रिपोर्ट में बताया है WHO ने कि लोगों को नमक कम खाना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए। इसका मतलब है, उन्होंने बताया कि जो हमेशा जो पूरी पॉपुलेशन की जो वर्ल्ड में डेथ होती है लगभग 11 मिलियन के आसपास होती है। कितने, 11 मिलियन के आसपास होती है। उनमें से जो 3% हैं वो क्या होता है, नमक जो ज़्यादा खाते हैं इसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और खासकर इतने जो ज़्यादा व्यक्ति होते हैं खासकर नॉर्थ अमेरिका से ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इंडिया से, पाकिस्तान से और एशिया से भी ऐसे पर्सन्स हैं जिनमें से क्या है, जो 3 मिलियन से आती है। 3 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ओके। तो 30 मिलियन के आसपास लोग 30 लाख के आसपास लोग खत्म हो जाते हैं जो ज़्यादा नमक खाते हैं, मतलब 5 ग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं। इसलिए WHO रिकमेंडेड करता है कि किसी भी पर्सन को 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अगर एवरेज बात करें तो 1 TSP लेना चाहिए। 1 TSP का मतलब 1 TSP का मतलब 1 टीस्पून के बराबर उसे नमक खाना चाहिए। अगर एवरेज में बात करेंगे तो 2300 मिलीग्राम, 2300 mg, ठीक है। कई बुकों में ये गलत दिया गया है तो इसे ध्यान रखें, 2300 mg या उनका ऑप्शन ऐसा होना चाहिए 2.5 ग्राम। इतना ही एक एवरेज पर्सन के लिए ज़रूरत होती है, ओके। उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप। ये सभी पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, वही बात मेंशन है यहाँ पर। एक एवरेज पर्सन के लिए डेली जो कंज्यूमिंग होता है ना साल्ट का, और साल्ट व्यक्ति इस वजह से ज़्यादा खा जाता है क्योंकि जो ये क्या नाम, सोडियम ज़्यादा ले ले, सोडियम ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि वो क्या होता है, सबके यहाँ हर एक भोजन में नमक डाला जाता है, इस वजह से साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और भी जो आप चिप्स, क्रैक्स वगैरह या फिंगर्स वगैरह कुछ भी खाते तो आपको देखा होगा उसमें NaCl डाला जाता है, मतलब नमक डाला जाता है, ओके। तो और ज़रूरत भी नमक की ज़्यादा होती है बॉडी की। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो नमक होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम पसीने के माध्यम से बॉडी से ये निकल जाता है। पसीना जब भी स्वेटनिंग होती है बॉडी में, पसीने के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से, ठीक है, तो इसके माध्यम से ये बॉडी से मतलब एग्जेक्ट हो जाता है। इस वजह से
ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 ग्राम इजकल टू 1000 mg होता है। तो इसी प्रकार से 2.3 के लिए हमने 2300 mg लिखा था। ओके, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़े फिर आंसर बताएं। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? व्हाट इज द डिसीज काज्ड बाय विटामिन डी डिफिशियंसी इन एडल्ट्स? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन सी? यहाँ पर एक बात समझें आप, जब भी मान लो कि क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है, अगर मान लो कि जैसे ऑप्शन डी पे हमने लिखा है उपयुक्त सभी, मान लो कि उपयुक्त सभी ना लिख के यहाँ पर रिकेट्स लिखा होता, क्या लिखा होता? रिकेट्स, तब आपका आंसर क्या होता? तब भी आपका आंसर ऑस्टियोमलेशिया होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया एडल्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? एडल्ट पर्सन की बात की गई। एडल्टों में जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें जो विटामिन डी की कमी के कारण जो रोग या डिसीजेज होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। और जो बच्चों में या चिल्ड्रंस में जो डिसीज हो जाती है उसे रिकेट्स कहा जाता है। क्या? रिकेट्स। इसमें उनकी जो हड्डियां होती हैं रिकेट्स में मुलायम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, बेंट। तो आपने कई छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उनके जो पैरों की हड्डियां होती हैं वो क्या होती है? ऐसे पैर होके ऐसे थोड़े से टेढ़े हो सकते हैं या बेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है उनकी हड्डियां क्या होती है? बेंट हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये रिकेट्स जब बच्चों की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वयस्क नहीं लिखा होगा क्वेश्चन पे। अगर ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स दोनों दिया हो, उपयुक्त सभी लिखा होगा, तब भी आंसर उपयुक्त सभी वाला गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा? वहाँ पर हमने मेंशन किया और कई बार बताया भी, बच्चों के लिए स्पेशली रिकेट्स डिसीज होती है, बच्चों के लिए स्पेशली रिकेट्स डिसीज होती है विटामिन डी की कमी कारण। और स्पेशली विटामिन डी की कमी कारण जो एडल्ट्स में या वयस्कों में कमी होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है, ऑस्टियोमलेशिया के नाम से। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? इसमें जो हड्डियाँ होती हैं ऑस्टियोमलेशिया डिसीज में ये वीक हो जाती है। सेम टू सेम लक्षण ऐसे बच्चों में पाए जाते हैं जो रिकेट्स डिसीज होती है, लेकिन वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जब बच्चों में जब ये एडल्ट्स में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया तो उनके जो हड्डियां होती हैं वीक हो जाती हैं और उनके जॉइंट्स में या पेन होता है, बोन्स में मसल्स वीकनेस आ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती है विटामिन डी की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़े फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, यहाँ पर पूछा गया विटामिन सी की कमी से होने वाली समस्या है। द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय विटामिन सी डिफिशिएंसी इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर सेलेक्ट करें आप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एफ की जगह यहाँ पर आप डी लिखेंगे। ठीक है, क्या? डी लिखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? यहाँ पर आपको तो एक डिसीज लग रही होगी कि हाँ ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, और आप तीसरा जो फाइंड कर पा रहे होंगे दूसरा, तो आपको ये पता होगा कि जो वुंड हीलिंग होती है, जो घाव भरते हैं, वो विटामिन सी की डोजेज दिए जाते हैं। विटामिन सी दिया जाता है कि खाने की सलाह दी जाती है, लिम्सी वगैरह दी जाती है ताकि आपके जो घाव हैं या वुंड हैं वो आसानी से जल्दी भर जाएँ। ठीक है, लेकिन आपको एनीमिया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा कि एनीमिया क्यों मास्टर ने बता दिया हमें। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो एनीमिया है ना ये मुख्यतः B12 की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? B12 की कमी के कारण होता है। या यूँ समझें आप या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो लौ होता है आयरन की कमी के कारण ऐसा होता है। किसकी कमी के कारण? आयरन की कमी के कारण। ये मोटा मोटा आंसर आप समझे पहले, फिर आप समझ जाएंगे जो मैं बात बताना चाहता हूँ। तो जो एनीमिया डिसीज है ये आयरन की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण? आयरन की कमी। इसमें जो बॉडी होता है वीक हो जाता है। ठीक है, बॉडी क्या होता है? वीक हो जाता है, आरबीसी कम हो जाते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड की कमी आ जाती है। एनीमिया का मतलब होता है ये कि रक्त की कमी हो जाएगी और ये आयरन की वजह से ऐसा होता है। आयरन मतलब होता है लौह तत्व की कमी हो जाती है। तो एनीमिया जो डिसीज होती है ये लौह तत्व की कमी तब भी होती है जब आप विटामिन सी नहीं ले रहे होते हैं। विटामिन सी नहीं ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लौह तत्व होता है ना, आयरन्स है, ये जो आयरन्स है, लौह, हिंदी में लौह कहा जाता है, आयरन्स है ना जो आयरन, इसको पचाने के लिए, इसको अवशोषण के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। किसकी? विटामिन सी के लिए। मान लो कि आपने आयरन तो ले लिया, अगर आप विटामिन सी का सेवन नहीं करते या बॉडी में आप इसको डेली पर्पज पे जरूरत होती है, डेली बेसिस पे आप कुछ खाना चाहिए विटामिन सी। ठीक है, तो जब भी आप आयरन लेते हैं, आयरन की टैबलेट खाते हैं या किसी भी सोर्स से, एनी सोर्स जो भी आप भोजन करते हैं उसमें अगर आयरन मिलता है, तो अगर आप आयरन खाते हैं, अगर बॉडी में आपके विटामिन सी की कमी है तो इसका मतलब आपको एनीमिया हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। क्योंकि जो विटामिन सी है ये अहम रोल प्ले करता है लो एस के अवशोषण में, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये अहम रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। ओके,
समझे होंगे आप मेरी बात। तो ये विटामिन सी की वजह से इनीमिया अकर्स हो जाता है बॉडी में या हो जाता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी की जब कमी होती है तो बॉडी क्या करता है, आयरन का अवशोषण या आयरन को पचा नहीं पाता। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, समझ गए होंगे हमारी बात जो मैं बताना चाहता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें फिर आंसर बताएं। ज़्यादा वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ज़्यादा आप 2-4-5 मिनट इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी डिटेल्स बताता हूँ उसे समझा करें आप। इससे आपका जो समझने की जो समझनदानी है वो मजबूत हो जाएगी, आपका अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। ओके, भारतीय बच्चों में किस पोषण संबंधित कुपोषण सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। भारतीय जो बच्चे होते हैं उसमें कौन से न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो मल न्यूट्रिशन होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन का मतलब ये है, विच न्यूट्रिशन रिलेटेड द मल न्यूट्रिशन इज मोस्ट कॉमन इन इंडियन चिल्ड्रंस। क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या? ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी भारतीय भोजन में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं इसमें जो ज़्यादातर कुपोषण देखने को मिलता है ना इंडिया में खासकर, या एशिया के कुछ ऐसे कंट्री जैसे कि इंडिया के आसपास हैं। मोस्टली मैं अपने इंडिया की बात करूँगा तो यहाँ पर प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन का डिसीज हो जाती है, बच्चों के पेट निकल आते हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, ठीक है। हाथ पैर क्या होते हैं बच्चों के, क्या होते हैं, पेट निकल आएगा ये, और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, बाल ये येलो टाइप के हो जाते हैं, कहीं रेडनेस आ जाता है, कहीं वाइटनेस आ जाता है, ठीक है। तो खड़े खड़े से बाल रहते हैं, ये फ्लैक्साइन टाइप दिखने लगते हैं, और ये इंडिया में ये आम बात है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स का यहाँ पर ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, या यूँ कहें कि यहाँ की अधिकांश आबादी गाँव से है, और जो गांव 60-70% 80% के आसपास जो आबादी है वो गांव से, और फिर जागरूकता भी नहीं है और उनको पता भी नहीं है, और इसका और भी कई फैक्ट हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत है। क्या है? आर्थिक कारण भी है, गरीबी, मतलब समझ रहे हैं आप, इसके भी कारण है। ये हमें शर्माना नहीं चाहिए कि हाँ हम लोग ऐसे हैं, ठीक है। वो जो बातें दिखाई जाती मीडिया में वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत होती है अपने यहाँ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है, और शिक्षा की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है। तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्रोटीन क्या है तो क्या समझेंगे कि हमको जो बीमारी है वो किसकी वजह से है, ठीक है। जिनको स्टूडेंट को या जिनके मम्मी पापा को अवेयरनेस होती है, जिनको पता होता है कि प्रोटीन की कमी से क्वेसरकर डिसीज आती है, फ्लैक्स साइन हो जाते हैं, बाल मतलब फ्लैक्स साइन टाइप दिखने लगते हैं, ब्राउन रेडनेस जैसा आ जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, तो उनके मम्मी पापा तो अच्छे से खिला पिला सकते हैं, ठीक है, खिला पिला सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन है तो उनको पता है। नहीं कुछ तो ऐसे भोजन होते हैं जो जनरली सबको उपलब्ध होते हैं, और कुछ फैमिली में ऐसी कम्युनिटी में ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है जिनको क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है उनका ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी malnutrition का सामना करना पड़ता है, खासकर प्रोटीन जैसे। और एक क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि जो भारतीय भोजन है भारतीय जो फूड है, डाइटिंग है, इसमें जो सबसे सर्वाधिक मात्रा होती है किस चीज़ की होती है, इन्हीं में से आपको बताना है किसकी होती है। बता दें हम आपको आंसर, कार्बोहाइड्रेट की भारतीय भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में रिचेज होता है, या रिचेज या एबुडेंट या इनफ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। भारतीय भोजन में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है यहाँ के लोग ज़्यादातर चावल आवल के वगैरह सेवन करते हैं, या गेहूं में प्रोटीन ज़्यादा होता है और चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और मक्का का सेवन करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन जो डिपेंड है ना पूरे वर्ल्ड में जो डिपेंड है पॉपुलेशन, वो राइस पर डिपेंड है, किस पे? चावल पर, ठीक है। और एक बता दें एक बात आपको, एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल्स में, इसके अलावा भी पूछा गया था एग्जाम्स में, दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, खाद्यान्न फसल के रूप में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं राइस। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है फसल की वो राइस की होती है, किसकी? चावल की। अगर आपसे एशिया में पूछ लिया जाए, भारत में पूछ लिया जाए, तब भी आपका आंसर चावल ही होगा। क्या? राइस। दुनिया में भी और एशिया में भी और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, ओके। तो इसलिए भारतीय भोजन में जो सबसे ज़्यादा अधिकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। लेकिन कुछ जो जैसे नॉर्थ अमेरिका वगैरह हो गया, नॉर्थ अमेरिका में कई कंट्रियाँ आती हैं, यूरोप है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रियाँ आती हैं, ठीक है। यूरोप के जितने देश हैं और नॉर्थ अमेरिका के सारे डेवलप्ड हैं,
डेवलप्ड मतलब है पूर्ण रूप से विकसित देश है, ठीक है। तो इन लोगों को पता होता है, पढ़े लिखे, एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, तो इन लोगों को पता होता है क्या खाना चाहिए, मिनरल्स कितना लेना चाहिए, विटामिन कितना लेना चाहिए, सोडियम कितना लेना चाहिए। तो इसलिए ये लोग चावल का तो इस्तेमाल करते ही हैं, दुनिया में इस्तेमाल तो किया जाता है चावल का, लेकिन ये प्रोटीन की मात्रा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे एग्स खाना, मीट खाना, चिकन खाना, या और भी कई सोर्स होते हैं, पनीर खाना, क्या नाम, मिल्क विल्क वगैरह लेना, और भी कई सोर्स होते हैं, ये अपने हिसाब से लेते रहते हैं क्योंकि एजुकेशन अच्छा है, इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो कौन सी है? राइस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। एसएससी सीजीएल्स में और पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग इम्यूनिटी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो कार्य करता है विटामिन, वो विटामिन ई होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन ई ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वेरी वेरी पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ध्यान रखना है, विटामिन ये ई जो मेंशन है ऑप्शन सी पर, ये इसका राइट आंसर है। मान लो कि अगर विटामिन सी भी होता तभी आंसर यही सही होता, क्योंकि ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात किया गया है। इम्यूनिटी हमारा विटामिन सी भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी हमारा विटामिन सी भी बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर जो बात मेंशन है ना, ऊपर जो पॉइंट मेंशन है, यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात किया गया है। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जब बात करेंगे ना, तो विटामिन में सबसे पावरफुल होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई। क्या? विटामिन ई। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, और ये इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है विटामिन ए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, विटामिन ई इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इट इज हेल्प बॉडी टू फाइट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अब सोर्स जान लेते क्या खाना चाहिए आपको, कई बार बताया है, आज फिर समझे। इसके जो रिच फूड होते हैं, जो सोर्स होते हैं, नट्स वगैरह। नट्स में क्या क्या आता है? जैसे कि काजू, बादाम, ये चीज़ें क्या होती है? गरी, आपको पता होगा, ये गरी भी क्या होता है? नट्स के रूप में आता है, ठीक है। गरी में या नारियल्स में विटामिन ए काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सीड्स, जो बीज होते हैं किसी भी, जैसे कि मान लो तरबूज हो गया, लेमन्स हो गए, और भी जैसे कि अलसी के बीज हो गए, और जैसे कि गेहूं के बीज हो गए, इनमें सब में क्या होता है? ये सीड्स होते हैं, ठीक है। इनमें सब में विटामिन ई पाया जाता है। एक क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन था उसका विटामिन ई। कमीशन ने यही आंसर सही माना था, ठीक है। ये 2017 पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अंकुरित अनाज का मतलब जानते हैं आप? अंकुरित अनाज का मतलब होता है स्प्राउटेड फूड। सब समझ गए होंगे। स्प्राउटेड फूड का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा ठेले पे लगाते रहते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, चौराहे वगैरह में कुछ लोग क्या करते हैं? स्प्राउटेड फूड बेचते हैं। स्प्राउटेड फूड का मतलब होता है कि उसमें दाल होगा, गेहूं होगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दाल होगी, सलाद होगा, मतलब टमाटर्स वगैरह, प्याज वगैरह डाल के वो क्या करते हैं? दुन्ने में या पत्तल में क्या करते हैं? देते हैं। इसी को स्प्राउटेड फूड कहता है। मतलब कच्चे अनाज देते हैं, जो फूले हुए अनाज होते हैं, जिसमें क्या होता है? उनका अंकुर निकल आता है, ठीक है। इसी को स्प्राउटेड फूड या अंकुरित अनाज कहा जाता है। इसमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और जितने प्रकार के ऑयल्स होते हैं प्लांट से जितने बनते हैं, जैसे कि सरसों का तेल वगैरह हो गया, वनस्पति तेल हो गया, इसमें विटामिन ई, और ग्राउंडनट, मूंगफली हो गया, इनमें सब में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ओके, तो समझ गए होंगे जो भी बात बताना चाहता था मैं। क्वेश्चन नंबर आप 11 पढ़े, फिर अपना आंसर बताया। क्वेश्चन नंबर 11, नवजात में रक्तस्राव की समस्या का कारण क्या है? व्हाट कॉजेज ऑफ द न्यूबॉर्न ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लैक ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी। किसकी कमी? विटामिन के की कमी। बच्चों में जो ब्लीडिंग होती रहती है, तो इसका जो कारण है वो क्या होता है? लैक ऑफ विटामिन के, मतलब विटामिन के की कमी। विटामिन के की कमी इन्फेंट में ऐसे हो जाती है, मान लो कि मम्मी है उनकी, और मम्मी ने ज़्यादा ख्याल नहीं रखा अपना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इस वजह से मान लो कि कुछ ऐसे फल या कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे वेजिटेबल्स नहीं इस्तेमाल किए जिसमें विटामिन के पाया जाता है, तो बच्चे में जाहिर सी बात हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि विटामिन के की कमी हो जाएगी, क्योंकि माँ से ही तो उसे मिलता है ना सारा न्यूट्रिशन। इस वजह से विटामिन के की कमी बच्चे में भी देखने को मिलती है, और इस वजह से ब्लीडिंग होती रहती है बच्चों में, या ब्लीडिंग के कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या किसी वजह से चोट वोट लग जाती थोड़ी बहुत। तो इसी वजह से क्या होता है, जब न्यूबॉर्न जन्म लेता है, ठीक है, तो उसे विटामिन के का डोज दे दिया जाता है। ओके, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
12 ये लास्ट लिस्ट का क्वेश्चन है पिछले वीडियो का। ओके, सभी लोगों ने सही आंसर दिए थे। H1N1 स्वाइन फ्लू कहा जाता है इसे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो H1N1 है, या यूं पूछा गया था क्वेश्चन कि स्वाइन फ्लू को किस नाम से जाना जाता है। ऐसे कई ऑप्शन थे, H5N1, H1H2 ऐसे करके थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए H1N1 को स्वाइन फ्लू कहा जाता है। किसको? H1N1 को। इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। सभी लोगों ने सही आंसर दिए थे। बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आप लोग डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, इस वजह से आपको ये रिमाइंड से रहता है, याद रहता है। ठीक है, ओसेल्टामेविर ये स्वाइन फ्लू के लिए दी जाने वाली मेडिसिन है। ठीक है, अभी ये कोरोना जो चल रहा है, कोरोना टाइम में भी इसे दिया जा रहा था, क्योंकि क्या ये एंटीवायरल्स है। ठीक है, और स्वाइन फ्लू का मतलब है कि ये क्या होता है, फैलता रहता है, ये हवा के माध्यम से भी फैलता रहता है, इसलिए इसका काफ़ी इस्तेमाल भी किया गया ओसेल्टामेविर का। लेकिन जो मेनली ये दवा है, ये किसकी है? स्वाइन फ्लू की है। किसकी? स्वाइन फ्लू की। तो ध्यान रखना है आपको स्वाइन फ्लू के। अगर मतलब ना समझे स्वाइन फ्लू का मतलब क्या बता के चला गया ये टीचर्स, तो हम बता देते हैं। स्वाइन का मतलब होता है सुअर। स्पेलिंग देखें यहाँ पर SWIEN। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? सुअर। जहाँ पर सुअरों का एरिया होता है, जिस एरिया में सुअर ज़्यादा होते हैं, टहलते रहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा उनका रिलेशन जो होता है काफ़ी गंदगी से होता है, तो इस वजह से ये लक्षण देखने को मिलते हैं स्वाइन फ्लू के। ठीक है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं, इसीलिए स्वाइन का मतलब होता है, हमेशा इसी से डिफाइन किया जाता है, स्वाइन फ्लू SWINE, इसका मतलब होता है सुअर। ठीक है, ये सुअरों के माध्यम से फैलने वाली बीमारी होती है। और भी कई काजेज हैं, कई कारण हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए जो मैंने बताया, ये सुअरों के माध्यम से ज़्यादातर फैलती है। ठीक है, जिन जिन रिहायशी एरियो में सुअरों का ज़्यादा आना जाना होता है, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर स्वाइन फ्लू के ज़्यादा चांसेज होते हैं होने के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो स्वाइन फ्लू के लिए मेडिसन ड्रग्स ऑफ चॉइस है जो दी जाती है, ओसेल्टामेविर होती है। ओके, और ये अभी पिछले NHF एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है, एक साधारणतया एक भारतीय वयस्क को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाउ मच एनर्जी डज एन इंडियन एडल्ट नॉर्मली नीड पर डे के हिसाब से उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कैलोरी में यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आप लोगों ने कई जगह या कई बुकों में देखा होगा किलो कैलोरी अभी भी लोगों ने बहुत जगह टाइप कर रखा है। ठीक है, जो कि के हटा देना चाहिए। ठीक है, के गलत है। ठीक है, के नहीं होता, किलो कैलोरी नहीं होता, ओनली कैलोरी में होता है। किस में होता है? कैलोरी में। CAL लिखा होगा या हिंदी में लिखा होगा कैलोरी लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको शायद, या जूम कर देता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से। यहाँ पर पूछा गया, एक जो भारतीय होता है साधारणतया जो नॉर्मली काम करने वाले होते हैं, छोटा मोटा या डेली पर्पज के जो व्यक्ति होते हैं, छोटा बहुत काम करते हैं, उनके लिए जो ज़रूरत होती है कैलोरी की, उन्हें कितनी डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है, इसमें आपको बताना है। एक वयस्क पूछा गया, किसके लिए? एडल्ट के लिए। हो सकता है आप कहीं चिल्ड्रंस का डाटा दे दें, लेकिन आप ध्यान रखना एडल्ट के बारे में बात कीजिए। और इसका आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए, जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो आपको बताना है। ओके, ये NCERT क्लास 9 का क्वेश्चन है। और ये क्लास 9 का मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं NCERT भी पढ़ाता हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें ये एग्जैक्ट आंसर में दिया गया NCERT में। ठीक है, बाकी ये नर्सिंग का क्वेश्चन और एग्जाम्स में पूछा भी गया है, और ये इसके अलावा भी कई अदर बोर्ड एग्जाम्स में डिफरेंट टाइम IISc CBSE UP बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। नॉर्मली जो ज़रूरत होती है पर डे एक इंडियंस को, वो एक वयस्क को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है एवरेज में। ठीक है, अधिकतम कितनी भी कम ज़्यादा ले सकता है, वो उसका इकोनॉमिकल स्टेटस डिपेंड करता है, या उसका डेली बेसिस पे जो कार्य क्षमता है वो उस पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मली बताना जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना फिर से और देख लेना, ये क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप इसे पॉज कर लेना, देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आप लोग लाइक नहीं करते और ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हो सके तो शेयर किया करें, थोड़ा सपोर्ट किया करें हमें, ताकि हमारा भी मन लगे, ज़्यादा व्यू आए तो हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। डेली मैं एक टेस्ट सीरीज अपलोड करता हूँ जो आपके नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, नर्सिंग में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपके लिए उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको ज़्यादा बकवास नहीं पढ़ाते, खासकर उसी पे हमारा फोकस रहता है जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं, ताकि आपको लक्ष्य भेदने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन होते हैं
और कुछ क्वेश्चन हमारे रिसर्च के भी होते हैं, जो हम इन्हें देखते हैं कि एग्जाम्स में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में नर्सिंग के अलावा भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन नर्सिंग में आ रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है, नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में आया तो दूसरे में भी जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये सब एकदम एग्जैक्ट होता है आपके बोर्ड के लिए, जो आपका कमीशन होगा या जो भी आपके एनएचएम के द्वारा एग्जाम हेल्प किए जाएंगे सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। आपको एग्जैक्टली यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, डायरेक्टली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।